नमस्कार दोस्तों, अंजलि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। जय श्री राम, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी का स्वागत है। आइए हम बात करते हैं आज गुनाहों का देवता की कहानी में चंदर और सुधा की प्रेम कहानी कितनी आगे बढ़ी। सुधा पर इन दिनों घूमना सवार था। सुबह हुई कि चप्पल पहनी और गायब। गेसु, कामिनी, प्रभा, लीला शायद की कोई लड़की बची होगी जिसके यहाँ जाकर सुधा उद्यम ना मचाया आती हो और चार सुख दुख की बातें ना कर आती हो। बिंती को घूमना कम पसंद था। हाँ, जब कभी सुधा गेसु के यहाँ जाती थी तो बिंती को ज़रूर ले जाती थी। उसे सुधा की सभी मित्रों में गेसु सबसे ज़्यादा पसंद थी। डॉक्टर शुक्ला के ब्यूरो में छुट्टी हो चुकी थी। वहाँ पर वे सुधा का ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वह बाहर भी नहीं गए थे। चंदर 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की ओर से आराम कर रहा था और ने निश्चित कर लिया था कि जब बरसात के पहले वह किताब छुएगा नहीं। बड़े आराम के दिन कटते थे। सुबह के वह उठकर साइकिल पर गंगा नहाने जाता था और वहाँ अक्सर ठाकुर साहब से भी मुलाकात हो जाती थी। शुक्ला ने भी कई दफ़े इरादा किया कि वे गंगा जी चल करे, लेकिन एक तो उससे दिन में काम नहीं होता था। शाम को वे घूमते और सुबह उठकर किताब लिखते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे कि चंदर आया और उनके पैर छूकर बोला, प्रयत्नीय सरकार का वह पुरस्कार कल शाम को आ गया। कौन सा? वह जो उत्तर प्रयत्न में माता और शिशुओं की मृत्यु संख्या पर मैंने निबंध लिखा था, उसी पर। तो क्या पदक आया है गया? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। जी। अपनी जेब में से एक मखमली डिब्बा निकालकर चंदर ने दिया। पदक बहुत सुंदर था, जगमगाता हुआ स्वर्ण पदक जिसमें प्रयत्नीय राजमुद्रा अंकित थी। ईश्वर तुम्हें बहुत यशस्वी करे जीवन में। डॉक्टर शुक्ला ने पदक उसकी कमीज पर अपने हाथों से लगा दिया। जाओ अंदर सुधा को दिखा आओ। चंदर जाने लगा तो डॉक्टर शुक्ला साहब ने बुलाया। अच्छा, सुधा की शादी का इंतज़ाम करना है, इसमें तो कुछ होने से रहा नहीं को सब करना होगा। और सुनो, जेठ दशहरा को लड़के का भाई और माँ देखने आ रही हैं और बहन भी आएगी गांव से। अच्छा। चंदर बैठ गया कुर्सी पर और बोला, कहाँ है लड़का? क्या करता है? का शाहजहाँपुर में है। घर के जमींदार हैं ये लोग। लड़का एमए है और अच्छे विचारों का है। उसने लिखा है कि सिर्फ 10 आदमी बारात में आएंगे, एक दिन रुकेंगे, सरकार के संस्कार के बाद चले जाएंगे। सिवा लड़की के गहने कपड़े और लड़की के गहने कपड़े के और कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों में तो ऐसा कुल नहीं मिलेगा। तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम बिंती के ससुर को देख ही चुके हो। अच्छा आओ, अच्छा जाओ सुधा से मिलाओ। वह सुधा के कमरे में गया। सुधा थी ही नहीं। वह आंगन में आया, देखा महाराजिन खाना बना रही हैं। बिंती बरामदे में शादी की अंगीठी पर कौड़ियाँ बना रही है। ये बिंती बोली, दीदी तो गई है गेसु को बुलाने। गेसु की दावत है, घोड़े पर बैठिए लीजिए। पर एक पीढ़ा चंदर की ओर बिंती ने खिसका दिया। चंदर बैठ गया। बिंती ने उसके हाथ में मखमली डिब्बे देखा तो पूछा, यह क्या लाए हैं? कुछ दीदी के लिए है क्या? या तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी? वह क्या दल में मिल
मिला के खाएंगे? वह क्या दाल में मिला के खाएंगे? जंगली कहीं की, क्या तमीज़ है अंगूठी पहनने की? हमारी दीदी के लिए ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, उसे बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी कर आंखें ढूंढते हुए धमकाया। उन्हें नहीं अंगूठी पहननी आएगी तो क्या आपको आएगी? अब ब्याह से 16वें श्रृंगार करेंगी। अच्छा, दीदी कैसी लगेंगी घूंघट काढ़ के? अभी तो सिर खोलकर चकाई की तरह घूमती फिरती हैं। तुमने तो डाली की आदत ससुराल में रहने की। चंदन ने बिनती से कहा। हमारा क्या? एक गहरी सांस लेते हुए बिनती ने कहा। हम तो उसी के लिए बने थे, लेकिन सुधा दीदी को शादी ब्याह में फंसना फंसना पड़ता तो अच्छा था। दीदी इन सब के लिए नहीं बनी थी। मामा जी को कहते क्यों नहीं? ने कुछ जवाब नहीं दिया। चुपचाप बैठा हुआ सोचता रहा। भी में से पकौड़ियाँ निकाली कर थाली में रखने लगी। देर बाद जब वह घी में पकौड़ियाँ डाल चुकी तब वह वैसे ही गुमसुम बैठ सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं बताएंगे? अभी हम दीदी से कह देंगे। बैठे बैठे सोच रहे थे, बिंदी बोली। हमारी दीदी का डर पड़ता है, अंदर ने कहा। दिल से पूछिए। नहीं बना सकते आप, बिंती ने मुस्कुरा कर कहा और गलों में फूलों को के कटोरे मिल गए। इस डिब्बे में क्या है? कुछ प्राइवेट? प्राइवेट क्या होगा? और अभी तुमसे सोने के मेडल हैं, मिला है मुझे एक लेख पर। और चंदन ने डिब्बा खोलकर दिखला दिया। ये तो बहुत अच्छा है, हमें दे दीजिए, ने बोला। ये तो बहुत अच्छा है, करोगी तुम? चंदन ने हंसकर पूछा। अपने आने वाले जीजा जी के लिए कान के बूंदे बनवा देंगे, बिनती बोली। अरे हाँ, आपको एक चीज़ दिखाएंगे। क्या? नहीं बताते। दिखाइएगा तो पढ़ेंगे। तो दिखाओ ना। अभी तो दीदी आ रही होंगी, दीदी के सामने नहीं दिखाएंगे। सुधा से छिपकर हम कुछ नहीं कर सकते, यह तुम जानती हो, चंदर बोला। छिपने की बात थोड़ी है, देखकर तब उन्हें बता दीजिएगा। वैसे वह खुद ही सुधा दीदी से क्या छुपाती है। सुधा दीदी तो आ गई। ने मुड़कर देखा। सुधा के हाथ में एक लंबा सा डंडा था और उसे झंडे की तरह फहराती हुई चल रही थी। चंदर हंस पड़ा। गए दीदी को देखते ही बिंती बोली और एक गरम पकौड़ी चंदर के ऊपर फेंक दी। बड़ी शैतान हो गई है तुम, कहीं की, चंदर बोला। चप्पल उतार कर अंदर आई, झूमती उछलती हुई चल रही थी। कहो सेठ, मिथल चंदर को देखते हुए कहा। सुबह हुई और पकौड़ी की महक लग गई तुम्हें? खींचकर उसके बगल में बैठ गई और सरकंठ चंदर के हाथ पर कर हुए बोली। क्या गन्ना घर में बो देना, डेरी खाना। और हाथ बढ़ाकर बिया उठा ली और बोली, इसमें क्या है? खोलो खोलो। अच्छा, खत का तो हमारे बिना पूछ खोल लेती हो, ये पूछ के खोलोगी? मैं सोचा शायद इस डिब्बी में पम्मी का दिल बंद हो, तुम्हारी मित्र है, शायद स्मृति चिन्ह में वही दे दिया हो। सुधा ने डिब्बिया खोली तो उछल पड़ी। तो उसे निबंध में मिला है का चार्ट तुम बनाए थे, तो ये हमारा है। डिबिया अपने पक्ष में छिपाकर सुधा बोली। तो है ही, मैं अपना कब केयर करता हूँ, चंदन ने कहा। लगातार लाकर देखो। और उठकर सुधा चल दी। बिनती दो पकौड़ी तो दो, और पकौड़ियाँ लेकर खाते हुए सुधा के कमरे में गया। सुधा शीशे के सामने खड़ी और मेडल अपनी साड़ी में लगा रही थी। और चुप चुप खड़ा होकर देख रहा लगा। सुधा ने मेडल लगाया और क्षण तन कर रही, फिर उसे एक हाथ में वक्ष पर चिपका लिया और मुंह झुकाकर उसे लिया दिया। न गंधा उसे, चंदन मौका नहीं चूका। सुधा तो जैसी पानी पानी में लाज की रत्नियाँ लपटे फूटी और एड़ी तक धधक उठी।
बर्तन शीशे के पास से हट गई और बिगड़ने बोली, "कहीं के दिख रहे थे?" इतने में तस्तरी में पकौड़ी रखकर ले आई। सुधा ने झट से मेडल उतार दिया और बोली, "वो रखो सहेज कर रहो ना।" "ना बाबा, चीज़ हो जाए तो डांट पड़ना पड़ेगा।" मेडल चंदर की गोद में रख दिया। बिन्ती ने धीमे से कहा, मुरलीधर धारा न धरोगी।" चंदर और सुधा दोनों छिप गए। गेसु आ गई। सुधा की जान में जान आई। चंदर ने बिन्ती का कान पकड़कर कहा, "बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी है।" बिन्ती ने कान पकड़ते हुए कहा, "कोई झूठ थोड़ी न कहती हूँ।" चंदर चुपचाप सुधा के कमरे से पकौड़ियाँ खाता रहा। बगल के कमरे में सुधा, गेसु, फूल और हसरत बैठे बातें कर रहे थे। बिन्ती इन लोगों के लिए नाश्ता देती रही। कमरे में नाश्ता पहुंचकर बिन्ती एक गिलास पानी लेकर चंदर के पास आई और पानी रखकर बोली, "ला रही हूँ, जाना मत।" और भर में तस्तरी में हलवा रखकर ले आई। "मैं चल रहा हूँ।" चंदर ने कहा, "बैठो, अभी हम चीज़ दिखाएंगे, जरा गेसु से बात कर आए।" बिन्ती बड़े भोले स्वर में बोली, "आइए।" हसरत मियाँ और पल भर में नन्हे मुन्ने से 6 वर्ष के हसरत मियाँ जेब का कुर्ता और दार पजामे पर पीले रेशमी की जैकेट पहने कमरे में कोश की तरह उछल आए। अदरबश बड़े तमीज़ से उन्होंने चंदर को सलाम किया। चंदर ने उन्हें उससे गोद में उठाकर पास बिठा लिया। "हलवा खाओ हसरत।" हसरत ने सिर हिला दिया और बोला, "यीशु ने कहा था जाकर चंदर भैया हमारा आदाब कहना और कुछ खाना मत।" "खाएंगे नहीं।" चंदर बोला, "हमारा भी नमस्ते कह दो ले जाकर।" हसरत उठ खड़ा हुआ, "हम कहाँ आए?" फिर मुड़कर बोला, "आप तब तक हलवा ख़त्म कर देंगे?" चंदर हंस पड़ा, "नहीं, हम इंतज़ार करेंगे, जाओ।" हसरत सिर हिलाया हुआ चला गया। इतने में सुधा आई और बोली, "यीशु की गज़ल सुनो यहाँ बैठकर। आवाज़ आ रही है ना?" भी आई है, इसीलिए गेसु तुम्हारे सामने नहीं आएगी, वरना फूल अम्मीजान से शिकायत कर देगी। लेकिन वहाँ तुमसे मिलने को बहुत इच्छुक है। अच्छा, यहाँ से सुनना बैठे बैठे। सुधा चली गई। गेसु ने गाना शुरू किया, बहुत महीन, पतली लेकिन बेहद मीठी आवाज़ में, जिसमें कसक नशा दोनों घुलते मिलते थे। चंदर एक तकिया टेक कर बैठ गया और उम्मीदा सा सुनने लगा। ख़त्म होते ही सुधा भाग कर आई और, "कहो, सुना ना लिया?" और ने पीछे पीछे आया। हसरत और सुधा के पैरों में लिपटकर बोला, "सुधा, हम हलवा नहीं खाएंगे।" सुधा हंस पड़ी, "पागल कहीं का, ले खा।" उसके मुंह में हलवा ठूस दिया। हसरत को गोद में लेकर वह चंदर के पास बैठ गई और गेसु के बारे में बातें करने लगी। गेसु गर्मियाँ बिताने नैनीताल जा रही है। वहीं अख्तार की अम्मी भी आएंगी और मंगनी की रस्म वहीं पूरी करेंगी। वह पढ़ेगी नहीं, जुलाई तक उसका निगाह हो जाएगा। रात की गाड़ी से जा रही हैं ये लोग, वगैरह वगैरह। बैठी बैठी गेसु और फूल की से बातें करती रही। थोड़ी देर बाद सुधा उठकर चली गई। "जाना मत, आज खाना यहीं खाना। मैं बिन्ती को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, उससे बातें करते रहना।" थोड़ी देर बाद बिन्ती आई। उसके हाथ में कुछ था जिसे वह अपने आंचल में छिपाए हुए थी। आई और बोली, "अब दीदी नहीं है, जल्दी से देख लीजिए।" "क्या है?" चंदर ने ताज्जुब से पूछा। "जीजा जी की फ़ोटो।" बिन्ती ने मुस्कुरा कर कहा और एक छोटी सी बहुत कलात्मक फ़ोटो चंदर के हाथ में रख दी। "अरे, यह तो मिश्रा है, कॉमरेड कैलाश मिश्रा।" और चंदर के दिमाग में बरेली की बातें, लाठीचार्ज, सभी घूम गया। चंदर के मन में इस वक्त जाने कैसा लग रहा था। कभी बड़ी अचरज होता, कभी एक संतोष होता। चलो, सुधा के भाग्य में रेखा उसे अच्छी ले जाएगी। सोचता कि मिश्रा इतना विचित्र स्वभाव का है, सुधा की उसकी निभेगी या नहीं। सोचता, नहीं, सुधा भाग्यवान है, इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल था। अब
इन्हें जानते हैं? बिंदी ने पूछा। हाँ, सुधा भी उन्हें नाम से जानती है, शुक्ला के से नहीं, लेकिन अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। चंदन ने एक गहरी सांस लेकर कहा और फिर चुप हो गया। बिंदी बोली, सोच रहे हैं आप? में आए हुए आंसू रोककर होठों पर मुस्कुराने की कोशिश करते हुआ बोला, मैं सोच रहा हूँ आज कितना संतोष है मुझे, कितनी खुशी है मुझे। सुधा एक ऐसे घर जा रही है जो इतना अच्छा है, ऐसा लड़के के साथ जा रही है जो इतना उच्च। कहते चंदर की आंख भर आई। दी चंदर के पास खड़ी होकर बोली, छी चंदर बाबू, आपकी आंखों में आंसू तो अच्छा नहीं लगता। पवित्रता और ऊंचाई से सुधा के भाया किया है तो शायद देवता भी नहीं कर पाते, और दीदी ने आपको जैसा निश्चल प्यार दिया है तो पाकर तो कोई आदमी स्वर्ग में ऊंचा उठ जाता है। फौलाद से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। आज इस शुभ अवसर पर आप कमजोरी कहाँ से? बड़ी शर्म लग रही है। तक दीदी तो दूर, हम आपको गर्व था। आज अच्छा, मैं फ़ोटो रख तो आऊँ, वरना दीदी आ जाएगी। विंती ने फ़ोटो ली और चली गई। विंती लौटी तो चंदर स्वस्थ था। विंती की ओर क्षण भर चंदर ने देखा और कहा, इसीलिए नहीं रोया था विंती, मुझे यह लगा कि क्या लगेगा, जाने दूँ, एक दिन तो ऐसा होता ही है ना पड़ेगा। विंती बोली। हाँ, सो तो है बिंती। अच्छा बिंती, सुधा ने यह फ़ोटो देखी? चंदर ने पूछा। नहीं, असल में मामा जी ने मुझे कहा था यह फ़ोटो दिखा दे सुधा को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उनसे कहा दिया कि चंदर आएगा तो दिखा देंगे। अब ठीक समझते मुझे तो दिखा दें। जेठ दशहरा अगले ही मंगल को है, बिंती ने कहा। अच्छा, एक गहरी सांस लेकर चंदर ने कहा। थोड़ी देर तक चंदर की ओर देखती रही। चंदर ने उसकी निगाह चुरा ली और बोला, क्या देख रही हो बिंती? नहीं हूँ कि आप के झपकती हैं या नहीं। बिंती बहुत गंभीरता से बोली। क्यों? इसलिए कि मैंने सुना है था देवताओं की पलकें कभी नहीं झिरती। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया। आप मजाक न समझे, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने लोग देखे उनमें आप जैसा कोई भी नहीं मिला। इतने ऊंचे हैं आप, इतना विशाल हृदय है आपका, दीदी कितनी भाग्यशाली हैं। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। जाओ फ़ोटो ले आओ, उसने कहा। आज ही दिखा दूँ। जाओ खाना भी ले आओ। घर जाकर वहाँ क्या करना है? पापा को खाना खिलाने के बाद चंदर और सुधा खाने बैठे। महाराजिन चली गई, इसीलिए बिनती सेक सेक कर रोटियां दे रही थी। सुधा एक रेशमी यहाँ पहने चौकी के अंदर अंदर खा रही थी और चंदर चौके के बाहर। सुबह के कच्चे खाने में डॉक्टर शुक्ला बहुत छूत छात का विचार रखते हैं। देखो, आज बिनती ने रोटी बनाई है, कितनी मीठी लग रही है। तुम बनाती हो कि मालूम पड़ता है रोटी है या सोख्ता। चंदर ने सुधा को चिढ़ाते हुए कहा। सुधा ने हंसकर कहा, हमें बिनती से लड़ाने की कोशिश कर रहे हो? बिनती की हमसे ज़िंदगी भर लड़ाई नहीं हो सकती। अरे हम सब समझते हैं इनकी बात, ने रोटी पटकते हुए कहा। और जब सुधा सिर झुकाकर खाने लगी तो बिनती आंखें के इशारे में पूछा, कब दिखाएंगे? चंदन ने सिर हिलाया और फिर सुधा से बोला, उन्हें चिट्ठी लिखोगी? इन्हें कैलाश मिश्रा को? बरेली वाले? उन्हें हमें खत लिखा था, प्रणाम लिखा था। चंदर बोला, नहीं, खत वत नहीं लिखते। एक दफ़े बुलाओ यहाँ। बुलाएंगे, अब महीने 2 महीने बाद तुमसे खूब परिचय करा देंगे और तुम ही उसकी पार्टी में भर्ती करा देंगे। चंदर ने कहा, क्या मजाक नहीं करते? वह हम सचमुच समाजवादी दल से शामिल होंगे? सुधा बोली, अब हम सोचते हैं कि कुछ काम करना चाहिए। बहुत खेल कूद लिया, बचपन निभा लिया। अपना चित्र भेजा है, देखेगी? चंदन ने जेब से में हाथ डाल के हुए पूछा। कहाँ? सुधा ने बहुत उत्सुक से पूछा।
निकालो देखें, बताओ हमें क्या इनाम दोगी? बहुत मुश्किल से भेजा उन्होंने चित्र। चंदर ने कहा, इनाम देंगे उन्हें? सुधा बोली और झट से झटपट चित्र छीन लिया। अरे छू लिया चौके में से, बिंदी ने दबी जबान में कहा। ने थाली छोड़ दी, अब छू गई थी वह, नहीं सकती थी। अच्छी फोटो देखी दीदी। सामने की थाली छूट गई, बिंती ने कहा। ने हाथ धोकर आंचल की छोर में पकड़कर फोटो देखी और बोली, चंदर सचमुच देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, तेज है चेहरे पे, और माथा देखो कितना ही ऊंचा। और सुधा फोटो देखते ही बोली, अच्छी लगी फोटो? पसंद है? चंदर ने बहुत गंभीरता से, हाँ हाँ, और समाजवादियों की तरह नहीं लगते हैं। सुधा बोली, अच्छा सुधा यहाँ आओ। चंदर ने हाथ सुधा को अपने कमरे में जाकर पलंग पे बैठा गया। चंदर उसके पास बैठ गया और उसके हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी अंगूठी घुमाते हुए बोला, सुधा एक बात कहेंगे, मानोगी? सुधा ने बहुत दुलार और भोलेपन से पूछा, ये बता दो कि मानोगी? चंदन ने उसकी अंगूठी की ओर झटक दिया और कुछ होगा कहा, हमने कभी बात तुम्हारी टाली है? क्या बात है? तुम मानोगी चाहे कुछ भी हो? चंदन ने पूछा। हाँ हाँ, कह तो दिया, अब कौन सी बात ऐसी है जो तुम्हारी सुधा नहीं मान सकती? आंखों में, वाड़ी में, अंग अंग में सुधा में आत्मसमर्पण झलक रहा था। फिर अपनी बात पर कायम रहना सुधा। देखो, उसने सुधा की उंगलियां अपनी पलकों में आते हुए कहा, सुधा मेरी लड़के से ब्याह कर लो। चोट खाई नागिन की तरह तड़प उठी, कैसे? यही शक्ल है इसका, हमें ब्याह कराने? हमें हम ऐसा मजाक पसंद नहीं, नापसंद करते हैं, समझे कि नहीं? इसीलिए बड़े प्यार से बुला लाए। बड़ा दुलार लग रहा था। अभी वादा कर चुकी हूँ, चंदन ने बहुत अजीज से कहा। वादा कैसा? कब अपने वादे निभाते हो? फिर भी यहाँ धोखा देकर वादा करना क्या? हिम्मत थी साफ साफ कहते हमसे, अरे मन में आता तो सो कहते। हम इस तरह से बंद कर क्यों बलिदान चढ़ा रहे हो? और सुधा ने मारे गुस्से के रोना लगी। चंदर साहब ने इस हृदय की दृश्य की कल्पना ही नहीं की थी। वह क्षण भर खड़ा रहा। क्या कहे सुधा से, कुछ समझ ही नहीं आता था। वह गया और रोती हुई सुधा के कंधे पर हाथ रख दिया। हटो इधर। ने बहुत धुलाई से हाथ हटा दिया और आंचल की से सिर ढकती हुई बोली, मैं ब्याह नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, किसी से नहीं करूँगी। तुम भी सभी लोग ने मिलकर मुझसे मार डालना ठानी है तो मैं अभी सिर पटक कर मर जाऊँगी। और मारे सचमुच सुधा ने अपना सिर दीवार पर पटक दिया। अरे दौड़कर चंदन ने सुधा को पकड़ लिया, मगर सुधा ने गरज कर कहा, दूर हटो चंदर, छूना मत मुझे। और जैसे उसमें जाने कहाँ से ताकत आ गई, उसने अपने को छोड़ दिया। चंदन ने दबी जबान से कहा, छी सुधा, यह तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। यहाँ भावुकता तुम्हें शोभा नहीं देती। बातें कैसी कर रही हो तुम? वही है ना? हाँ, वही चंदर हो तो तभी हो। सारी दुनिया में तुम ही एक रह गए हो जो मुझे फ़ोटो दिखाकर पसंद कराने को। सुधा सिसक कर रोने लगी। पापा ने भी धोखा दिया हमें, पापा से यही उम्मीद नहीं थी। पगली कौन अपनी लड़की को हमेशा अपने पास रख पाया है? चंदर बोला। तुम चुप हो जाओ चंदर, हमें तुम्हारी बोली जहर लगती है। यह फ़ोटो तुम्हें पसंद है? तुम्हारी जवान हिली कैसे? शर्म नहीं आएगी तुम्हें? कितना मानते थे पापा को, कितना मानते थे तुम्हें। हमें यहाँ नहीं मालूम था कि तुम लोग ऐसा करोगे। थोड़ी देर चुपचाप सिसकती रही सुधा और फिर धक धक कर उठी। कहाँ है वह फ़ोटो? लाओ, अभी मैं जाऊँगी पापा से पास, मैं कहूँगी उनसे, हाँ मैंने इस लड़के को पसंद करती हूँ, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उनसे शादी नहीं करूँगी, मैं से शादी नहीं करूँगी। झूठ बात, झूठी बात। और
उठकर पापा के कमरे में की ओर जाने लगी। खबरदार, कदम बढ़ाया। चंदन ने डांट कर कहा, बैठो इधर। नहीं रुकूंगी, सुधा ने अकड़कर कहा। नहीं रुकोगी? नहीं रुकोगी? और चंदन का हाथ तैश में उठा और एक भरपूर तमाचा सुधा के गाल पर पड़ा। सुधा के गाल पर नीली उंगलियों चपट गई। वास्तव जैसे पत्थर बन गई हो। आँख में आंसू जम गए, पलक में निगाहें जम गईं, होठों में आवाज़ जम गई और सीने में सिसकियाँ जम गई। चंदन ने एक बार सुधा की ओर देखा और कुर्सी जैसे गिर पड़ा और सिर पटक कर बैठ गया। सुधा कुर्सी के पास ज़मीन पर बैठ गई, चंदन के घुटनों पर सिर रख कर दिया। बड़ी भारी आवाज़ में बोली, चंदन देखो, तुम्हारे साथ में चोट तो नहीं आई? हाथ में कहीं चोट तो नहीं आई? चंदन ने सुधा की ओर देखा, एक ऐसी निगाह से जिसमें मुंह फाड़कर जमुआई ले रही थी। सुधा एकाएक सिर सिसकियाँ पड़ी और चंदन के पैरों पर रखकर बोली, चंदन सचमुच मुझे अपने आश्रय से निकालकर ही मानोगे? चंदन, मजाक की बात दूरी है, जिंदगी में तो दुश्मनी मत निकाला करो। चंदन एक गहरी सांस लेकर चुप हो गया और सिर थामकर बैठ गया। मिनट बीत गए। कमरे में सन्नाटा, गहन खामोशी। सुधा चंदन के पाँव को छाती हुई से चिपकाए सुनी सुनी निगाहों से जाने कुछ देख रही थी। दीवारों पर, दृश्यों पर, क्षितिजों पर। दीवार पर खड़ी घड़ी चल रही थी, टिक टिक टिक। चंदन ने सिर उठाया और कहा, सुधा हमारी तरफ देखो। सुधा ने फिर सिर उठाया दिया। चंदन बोला, सुधा तुम हमें जाने क्या समझ रही होगी, लेकिन अगर हम समझ पाती तो मैं क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ। सुधा कुछ नहीं बोली। चंदन कहता गया, मैं तुम्हारे मन में को समझता हूँ सुधा। तुम्हारे मन ने जो तुम्हें नहीं कहा वह मुझसे कह दिया था। लेकिन सुधा, हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में इसीलिए आए कि एक दूसरे को कमज़ोर बना दें, या हम लोग ने स्वर्ग की ऊंचाइयों पर साथ बैठकर एक दूसरे को कमज़ोर बना दें, बैठकर आत्मा का संगीत सुना, फिर इसीलिए कि उसे अपने ब्याह की शहनाई में बदल दें। गलत मत समझो चंदन, मैं गेसू नहीं कि अवतार से ब्याह के सपने देखूं। ना तुम अवतार हो चंदन। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए राखी के सूत से भी ज़्यादा पवित्र हो रही हूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ मुझे वैसा ही क्यों नहीं रहने देते? मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं पापा के पास रहूँगी। शादी को मेरा मन नहीं करता, मैं क्यों करूँगी? गुस्सा मत हो, दुखी मत हो। आज्ञा दोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन हत्या करने से पहले देख लो कि मेरे हृदय में क्या है। सुधा ने चंदन के पाँव पर अपने हृदय से और भी दबाकर कहा, तुम एक बात सोचो, अगर तुम सबका प्यार बटोरती चलती हो तो कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं? पापा ने आज तक कुछ तुम्हें इसी तरह पाला, अब क्या तुम्हारा यह फ़र्ज़ है कि तुम उनकी बात को ठुकराओ? और एक बात सोचो, हम पर कुछ विश्वास करके ही उन्होंने कहा है मैं तुमसे फ़ोटो पसंद करवाऊं। अगर तुम इनकार कर देती हो तो एक तरफ पापा को तुमसे धक्का पहुंचेगा, दूसरी ओर मेरे प्रति उनके विश्वास को कितनी चोट लगेगी। हम उन्हें क्या मुंह दिखलाएंगे? सोचा है? भला क्या चाहती हो? महज अपनी थोड़ी सी भावुक के पीछे तुम सभी को ज़िंदगी चौपट करने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें शोभा नहीं देता? करेंगे पापा कि चंदन ने अभी तक तुम्हें यही सिखाया था? क्या लोग क्या कहेंगे? आज तुम शादी ना करो, उसके बाद पापा हमेशा के लिए दुखी रहा करें और दुनिया हमें करे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? सुधा ने बारीक से गले भर में कहा। फिर एक बात यह और है ना सुधा, सोने की पहचान आग में होती है, न लपटे में आग में और निखर आए तभी वह सच्चा सोना है। सचमुच मैंने तुम्हारे व्यक्तिगत को बनाया है,
या तुमने मेरे व्यक्तिगत को बनाया है, या तो तभी मालूम होगा जब हम लोग कठिनाई से देवनाव, संघर्षों से खेल और बाद में विजय हो, और तभी मालूम होगा कि सचमुच मैंने तुम्हारे जीवन के प्रकाश और बल दिया है। अगर सदा तुम मेरी बाहों की सीमा में रही और मैं तुम्हारी पलकों की छाँव में रहा, तो बाहर के संघर्ष से हम लोग डरते रहें और परायाता है। और मुझे अच्छा लगेगा कि दुनिया कहे कि मेरी सुधा, जिस पर मुझे नाज था, वह कायर है। बोलो, तुम कायर कहलाना पसंद करोगी? सुधा ने फिर चंदर से घुटनों में मुँह छिपा लिया। क्या मैं यह सुधा के मुंह पे सुन रहा हूँ? छी पगली, अभी तक तेरी निगाहों ने प्राणियों को में अमृत भरा है और मेरे सांसों ने तेरे पंखों की तूफान की तेजी। और तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि अब सामने जो रास्ता है, हमें वहाँ लोगों को यह सिद्ध करने के अवसर मिलेगा कि सचमुच हम लोग एक दूसरे की ऊंचाई और पवित्रता दी है। मैंने आज एक तुम्हारी सहायता का पर विश्वास किया था, आज तुम मेरे विश्वास तोड़ दोगी? सुधा, इतनी क्रूर क्यों हो रही हो तुम? सुधा साधारण लड़की नहीं है, तुम दुर्वातर से ज़्यादा प्रकाशमान हो। तुम यहाँ क्यों सोच चाहती हो कि दुनिया कहे सुधा की एक साधारण सी भावुक लड़की थी, और आज मैंने अपने कान से सुनो। बोलो बोलो सुधी, चंदर ने सुधा के सिर पर हाथ रखकर कहा। सुधा ने आंखें उठाई, बड़ी करतार निगाहों से चंदर की ओर देखा और सिर झुकाकर लिया। सिर पर हाथ फेरते हुए चंदर बोला, सुधा, मैं जानता हूँ मैं शायद बहुत सख्ती कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा? बताओ, तुम्हीं पर अपना अधिकार ही जमा सकता हूँ। विश्वास करो मुझ पर सुधा। जीवन में लगाव, दूरी, दुख और पीड़ा अब आदमी को महान बना सकती है। भावुकता और सुख हमें ऊंचा नहीं उठाते। बताओ सुधा, तुम्हें क्या पसंद है? ऊंचा उठो तुम्हारे विश्वास के सहारे, तुम ऊंचा उठो मेरे विश्वास के सहारे। इसमें अच्छा और क्या है सुधा? चाहो तो मेरा जीवन को एक पवित्र साधना बना दो, चाहो तो एक छिछली अनुभूति। सुधा ने गहरी सांस ली, क्षण भर घड़ी की ओर देखा और बोली, इतनी जल्दी क्या है चंदर? अभी जो कहोगे मैं करूँगी। और फिर वहाँ से सकने लगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अभी मुझे पढ़ लेने दो। नहीं, इतना अच्छा लड़का फिर मिलेगा नहीं, और इस लड़के के साथ तुम वहाँ पढ़ भी सकती हो। जानता हूँ उसे, वह देवताओं सा छल है। बोलो, मैं पापा से कह दूँ कि तुम्हें पसंद है? सुधा कुछ नहीं बोली। मौन का मतलब हाँ या ना? चंदर ने पूछा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, झुककर चंदर के पैरों में अपने होठों के छू लिया और पलकों से दो आंसू चू पड़े। चंदर ने सुधा को उठा लिया, उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को सदा ऊंचा बनाएगा सुधा। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है, और फोटो उठाकर बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? जाओ मत। सुधा ने उसका कुर्ता पकड़ा और बड़ी अजीज से कहा, मेरे पास रहो, तबीयत घबराती है। चंदर पर बैठ गया। सुधा तकिया पर सिर रखकर लेट गई और फटी फटी पतरी आंखों से जाने क्या देखने लगी। चंदर भी चुप था, बिल्कुल खामोश। कमरे में सिर्फ घड़ी चल रही थी, टिक टिक टिक। थोड़ी देर बाद सुधा ने चंदर के पैरों को अपने तकिए से पास खींच लिया और उसके तलवों पर होठ रखकर उसमें मुंह छिपाकर चुप लेटी रही। बिनती आई। सुधा हिली भी नहीं। चंदर ने देखा वह सो गई थी। बिनती ने फोटो उठाकर इशारे में पूछा, मंजूर? बिनती ने बजाय खुश होने के चंदर की ओर देखा, सिर झुका लिया और चली गई। सुधा कुछ सो रही थी और चंदर के तलवे पे उसकी नरम कुंवारी सांसों गूंज रही थी। चंदर बैठ रहा चुप। उसकी हिम्मत न पड़ी कि वह हिले और सुधा की नींद टूट जाए। थोड़ी देर बाद सुधा ने करवट बदली तो उस आंगन में सोफे पर जाकर लेट गया और जाने क्या सोचता रहा। जब उठा तो देखा धूप ढल गई थी और सुधा उसके सिरहाने बैठी उसे पंखा कर रही थी। उसने सुधा की ओर अपराधी और जैसे कतार निगाहों से देखा और सुधा ने बहुत दर्द से आंखें फेर ली। ऊंचाई पर आखिरी सांसें लेती हुई मरणस्थल धूप की ओर देखने लगी।
चंदर उठा और सोचने लगा तो सुधा बोली, कल आओगे कि नहीं? नहीं आऊँगा, चंदर बोला। मैंने सोचा शायद अभी से दूर हो जाने चाहते हो। एक गहरी सांस लेकर सुधा बोली और आंखें होठ की और आस पूछ लिया। ये थी चंदर और प्रेम कहानी की। चंदर ने सुधा से कैसे उसकी ब्याह की बात करी, कैसे उसे तैयार किया शादी के लिए। करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। एक बहुत ही भावुक प्रयास है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।